गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? चलिए सभी अच्छे होंगे। आज फिर आप लोग के बीच में एक नया वीडियो लेके आए हैं। वर्ग 7 विषय भूगोल पार्ट 1 हमारा पर्यावरण भाग 3। आज हम लोग जो वीडियो देखेंगे और जिस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो भाग 3 से रिलेटिव है। और भाग 3 पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो है भाग 1 और भाग 2 की थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट शब्दों में कि पर्यावरण क्या है। भाग 1 में हम लोग देखे थे कि पर्यावरण जो होता है किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान, प्रकृति आदि जो हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। यानी जीवित प्राणी के चारों ओर, ठीक है, पाए जाने वाले जो भी वस्तुएं हैं जो किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है तो वह पर्यावरण कहलाता है। यानी पर्यावरण को अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो परि जोड़ आवरण। परि का मतलब हो जाता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ हो जाता है घेरा। यानी जो किसी जीवित प्राणी के चारों ओर, ठीक है, जो घेरा दिए हुए है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। प्रकृति में जो भी चारों ओर पाया जाता है जैसे में वायु, मृदा, पेड़ पौधे, ठीक है, जीव जंतु, ये सभी जो है जीवित प्राणी, ये सभी जो है वह पर्यावरण के अंतर्गत में आते हैं। हम लोग पर्यावरण को जो है दो रूपों में बांटे थे, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण को जो है हम लोग 3 भागों में बांटे थे, जिसमें 3 भागों में प्राकृतिक पर्यावरण को 2 भागों में बांटे थे, जैव और अजैव। तो जैव को जो है जीव मंडल के रूप में जानते हैं और अजैव को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, जल मंडल, स्थल मंडल और वायु मंडल। तो स्थल मंडल हम लोग कहते हैं कि ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी हुई पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। जल मंडल जो जल से बना हुआ मंडल है, जो जल जहाँ भी है, चाहे वो पानी का 3 रूप है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों रूप में जो पाया जाता है उसे हम लोग जल मंडल कहते हैं। और वायुमंडल, वायु के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में जो है वह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सारे जो है वो वायु के ही रूप है, तो इसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों को मिला के जीवमंडल का निर्माण करते हैं। तो ये हम लोग भाग 1 में देखे थे। भाग 2 में पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, पढ़े थे। इसके अंतर्गत में जो है पारितंत्र जो होता है वो पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। ये जीवधारी अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। और इस प्रकार पारितंत्र एक दूसरे पर आश्रित अवयवों की इकाई हैं जो एक ही आवास को बांटते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीव तथा अजैव घटक हो सकते हैं या होते हैं। तो हम लोग पारितंत्र में पढ़े थे कि किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में जो पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं या पाए जाते हैं उसे हम लोग उस क्षेत्र का पारितंत्र कहलाते हैं, जिसमें हम लोग वन, बगीचा, तालाब, नदी, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और हम लोग चर्चा किए थे पार्ट 2 में मानवीय पर्यावरण, यानी मानव आधुनिक ज्ञान और तकनीकों के माध्यम से जो पर्यावरण को संशोधन और परिवर्तित करके जो अपने अनुकूल हम लोग बना लिए हैं, जैसे कि रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, कल कारखाने हो गए, ठीक है, रेल मार्ग हो गया, हवाई जहाज का जो है पट्टी हो गया, जंगलों को साफ करके हम लोग खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिए। तो ये मानवीय पर्यावरण कहलाता है, जिसमें हम लोग ये किए थे कि अगर ठंडा का मौसम है तो किस प्रकार से हम लोग गर्मी रूम के अंदर में या गर्मी पैदा करने वाले जो कार होते हैं या जो बस होते हैं, जिसको एसी डीसी बस कहा जाता है, कि एसी बस में क्या होता है कि बाहर में खूब गर्मी लग रही है लेकिन आपको गर्मी का एहसास उस बस के अंदर में या उस रूम के अंदर में नहीं रहता है, उसे हम लोग एसी, एयर कंडीशनर बस कहते हैं। और पारितंत्र को भी जो है हम लोग विभिन्न रूपों में बांटे थे, जैसे मानव निर्मित पारितंत्र और प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र को भी 2 भागों में बांटे थे, जलीय पारितंत्र और भौमिक पारितंत्र।
जलीय पारितंत्र में भी जो है बड़ा जलीय पारितंत्र और छोटा जलीय पारितंत्र हम लोग पढ़े थे। तो ये भाग 2 और भाग 1 का थोड़ा सा हम लोग सारांश में हम लोग गए। आज हम लोग भाग 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण पढ़ेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण पढ़ने से पहले सभी को मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल में है, आप लोग सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए, प्रदूषण क्या है? तो सबसे पहले हम लोग प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण हो गया शुद्ध तत्वों में अवांछित तत्व को मिश्रित करना। अब जैसे हम लोग क्या है कि शुद्ध पानी पीते हैं, है ना, अगर उसमें किसी प्रकार से कोई गंदगी आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग प्रदूषण कहेंगे। आप लोग सभी यहाँ देख सकते हैं कि यह शुद्ध पानी है, कांच में आप लोग देख सकते हैं शुद्ध पानी है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चौक को मिला देंगे। ठीक है, जब हम लोग इसमें चौक को मिला देंगे तो आप देखेंगे कि यह पानी जो होता है वह अशुद्ध हो जाएगा, इसमें अवांछित पदार्थ जो है घुल जाएगा। या हम लोग इसमें धूलकण को भी जो है, बालू को भी हम लोग मिला देंगे, या कोई भी वैसा चीज जो पीने लायक पानी ना हो, यानी जिसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि यह पानी कुछ कुछ जो है सफेद होने लगा। अगर हम लोग पानी की बात करें तो पानी जो होता है, पानी की शुद्ध परिभाषा है कि जिसका रंग ना हो, गंध ना हो और स्वाद ना हो, यानी रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन हो, वह शुद्ध पेय जल माना जाता है। यानी अगर हम पानी पी रहे हैं और अगर उसमें किसी तरह से मिठास आ रही है, इसका मतलब वो पानी अशुद्ध है। अगर किसी प्रकार का उसमें कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि यह पानी जो पहले शुद्ध था वो अब सफेद कलर का बन के और यह पानी अशुद्ध हो गया। यानी अवांछित जो भी चीज हम मिलाते हैं, यानी शुद्ध तत्वों में या शुद्ध चीजों में अवांछित जो यूज के लिए नहीं होता है, हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं, या अगर यूज करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत तरह की परेशानियां हो सकती है। तो वह अवांछित तत्व को मिश्रित करना ही प्रदूषण कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रदूषण हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, या हम लोग इससे किस प्रकार से होते हैं। तो प्रदूषण प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करता है, जो हमारे सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। यानी प्रदूषण जो होता है वो क्या करता है, प्राकृतिक पर्यावरण को, यानी हमारे क्रियाकलापों के द्वारा, विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा, हम लोग जंगल काट के रोड बना दिए, ठीक है, हम लोग जंगल काट के कल कारखाने बना दिए, हम लोग जंगल काट के अपना घर बिल्डिंग बना लिए। लेकिन आप अभी देखे होंगे, अक्सर ये न्यूज़पेपर में या टीवी में आता होगा कि लॉकडाउन की अवधि में सारी नदियां स्वच्छ हो गई, पर्यावरण बहुत शुद्ध हो गया, जो प्रदूषण लेवल था वो घट के 7वीं शताब्दी का आ गया, यानी मध्यकाल के समय का जो है ये पर्यावरण हो गया। क्यों? क्योंकि मानव जब घर के अंदर में रहा, यानी अपना क्रियाकलाप को नहीं किया, वह फैक्ट्री नहीं किया, रोड में गाड़ियां बंद हो गई, तो इससे हमारा पर्यावरण क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ठीक है, तो यानी जितनी भी अशुद्धियां अगर कहा जाए तो वो मानव के क्रियाकलाप के द्वारा ही होते हैं। यानी हम लोग ही प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण मानव है, ये जान के चलिए। ठीक है, यानी अगर मानव अपने घर में सिमट के रह जाए तो हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा। हमारे घर में भी जो है, जब पर्यावरण लॉकडाउन की अवधि में बहुत सारे पक्षी जो है जिसको हमने कभी देखा नहीं था, वो भी पक्षी जो है हमारे आंगन में आ गए थे और हम लोग बहुत खुश हुए थे। उसका एक वीडियो भी बनाए थे, कभी आप लोग के बीच में शेयर भी करेंगे। तो ऐसे चीजें सुनने को मिलती है। तो यानी प्रदूषण करने में या फैलाने में मानव का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करता है और हमारे सामान्य जीवन को प्रभावित कर देता है। दूसरा हो गया, प्रदूषण हमारे पारितंत्र में अस्थिरता और सामान्य जीवन में असुविधा
उत्पन्न कर सकता है। यानी प्रदूषण जो होता है वह हमारे लिए किसी भी कारक में असुविधा उत्पन्न होगी। जैसे कि अभी जितनी भी सारी बीमारियां आप लोग सुने होंगे कि तो वो खास करके श्वास संबंधी है ना, हैजा हो गया या टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये सभी कहीं ना कहीं प्रदूषण से ही रिलेटिव होते हैं। ठीक है, आज हम लोग टीबी से ग्रसित हो जाते हैं, हेपेटाइटिस से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का कान जो है डैमेज हो जाता है, आँख जो होती है कभी कभी खराब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण से ही ये हो सकता है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आँख खराब होना ही प्रदूषण का वजह है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो समय के साथ आँख की रोशनी खो बैठते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जगह पर ये देखा जाता है कि अगर हम लोग गंदा पानी पी लेते हैं या गंदे बस्तियों में रह जाते हैं, गंदे जगहों पर रहते हैं, तो हम आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रदूषण प्राकृतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है एवं प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देता है। यानी अभी आप लोग सुने होंगे कि प्रकृति बहुत बिगड़ गई है, लोगों से सुनते होंगे कहते हुए, तो ये प्रकृति को बिगाड़ा कौन? तो प्रदूषण है ना। और ये प्रदूषण कहीं ना कहीं हमारे रूप का ही, हमारे क्रियाकलापों का ही देन है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऐसे प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग यहाँ पर 3 चीजों के बारे में जिक्र करेंगे: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। क्यों? क्योंकि हमारा जो अजैव पर्यावरण है, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ऐसे बहुत सारे प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रदूषण है, लेकिन उसका जिक्र हम लोग कभी बाद में करेंगे। तो वायु प्रदूषण के कारण, तो वायु प्रदूषण में क्या होता है कि वायु में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। जो अब देखिए, वायु प्रदूषण किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, अगर हमारे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो यह वायु प्रदूषण के रूप में गिनती हो जाएगी। और यह वायु प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है? तो वो है कारखानों से, घरेलू उद्योग से निकलने वाले धुओं से होता है। ठीक है, यानी अगर हम लोग कारखानों से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और घर में जो हम लोग कोयला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, घरेलू ईंधन, लकड़ी हो गया, कोयला, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड का जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो वायु प्रदूषण की मात्रा को बढ़ा देता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को उपस्थित होना, जो पेट्रोलियम पदार्थ, मोटर गाड़ियों इत्यादि से निकलने वाले धुएं होते हैं, यानी जो मोटर हम लोग चलाते हैं उसमें तो पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो उससे जो ये आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भी वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए सरकार जो होता है समय समय पर एडवाइजरी जारी करता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो अगर कहीं आपको रुकने की बात है तो आप गाड़ी को ऑफ करके, बंद करके आप थोड़ा सा वेट कर लें। जैसे बहुत ऐसे होता है, रेलवे फाटक में बहुत लोग जो है गाड़ी स्टार्टे रहता है और वेट करते हैं रेल गाड़ी को पार होने का, या किसी से बात कर रहे हैं तो गाड़ी भी स्टार्ट है और बात भी कर रहे हैं, तो ये इनसे बचना है। यानी अगर आपको कुछ काम है तो गाड़ी कम से कम ऑफ कर दें। और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं होती हैं वह ज़्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है निकालती है, और इसी से जो होता है वायु प्रदूषण ज़्यादा होती है। इसके बाद है जल प्रदूषण। विभिन्न उद्योगों, कारखानों के द्वारा जहरीले रसायन का स्राव। यहाँ पर जो कारखानों के द्वारा जहरीले रसायन का स्राव, इसका हम लोग कारण पढ़ रहे हैं। ठीक है, जहरीले रसायन का स्राव जो है, तथा कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग, यानी जो हम लोग दवा छिड़कते हैं, कीटनाशक का प्रयोग है ना, कीटनाशक जो कीड़े मारने के लिए जो दवा यूज करते हैं। मिट्टी और कचड़े के कुप्रबंधन आदि जल के मुख्य कारण होते हैं।
यानी हम लोग कहीं क्या करते हैं कि जो कचरा होता है वो कहीं मिट्टी पर हम लोग रख देते हैं, जमीन पर रख देते हैं, तो वहाँ पर जो है आपका जो है जल प्रदूषण हो जाता है। और बहुत ऐसी जगह पे क्या हो जाता है कि शहरों का कचरा या गांवों का कचरा जो होता है वो नदी में बहा दिया जाता है, नदी में जाके डंपिंग कर दिया, नदी उसको बहा के ले गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि जब वर्षा होती है तो लोग क्या करते हैं, घरों का कचरा निकाल के रोड में फेंकना स्टार्ट करते हैं। क्यों? अरे बह के चला जाएगा। लेकिन बह के जाएगा कहाँ? वो तो कहीं ना कहीं जाएगा, है कि नहीं? और वह उससे जो है जल प्रदूषण होती है। भूमि प्रदूषण क्या है? भूमि प्रदूषण अधिक मात्रा में जहरीले कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से होता है। यानी भूमि प्रदूषण में जो होता है कीटनाशक, जो हम लोग फसलों में कीड़े मारने के लिए जो कीटनाशक का उपयोग करते हैं, और उर्वरक का उपयोग, यानी जो यूरिया सल्फेट है ना, यूरिया का उपयोग, ये दो कारण मुख्यतः हैं जो भूमि प्रदूषण के बढ़ाते हैं। और अवैज्ञानिक सिंचाई पद्धति कारण मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ना, यानी कभी कभी जो होता है हम लोग अवैज्ञानिक ढंग से जो कृषि करते हैं, ठीक है, हम लोग 8 क्लास में पढ़ेंगे फसल प्रबंधन एवं उत्पादन पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सिंचाई करने से ज़्यादा पैदावार होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अवैज्ञानिक सिंचाई पद्धति के कारण भी मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ती है, जो है भूमि प्रदूषण का कारण कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि वायु प्रदूषण, अब ये तो 3 तरह का हो गया है ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। तो इसको आप लोग पॉज करके उतार लेंगे। अब इसको हम लोग रोकने का, क्योंकि अगर ये प्रदूषण बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि यह किसी को नहीं, हमें ही परेशान करेगी, मानव को ही बुरी तरह से नष्ट करेगी, ठीक है। तो इसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण, तो हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय, है ना, हम लोग क्या क्या तरीके अपना सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण को प्रमुख कारण मानव द्वारा किया गया अनियंत्रित क्रियाकलाप है, अतः प्रदूषण रोकने की जवाबदेही भी मानव की ही है। यानी हम लोग ही ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, तो हमारा ही पूरा हम मानव समुदाय का ही पूरा दायित्व है कि वो पर्यावरण प्रदूषण को रोके। एक साथ मिलकर किए गए छोटे छोटे सहयोग व्यापक तौर पर प्रदूषण से निपटने में सहायक हो सकते हैं। इसके लिए निम्न कार्य हम लोग कर सकते हैं। यानी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पहला कार्य क्या कर सकते हैं? अपने आसपास पेड़ उगाने तथा उसकी सुरक्षा में मदद करना, यानी क्या हो गया? वृक्षारोपण। यानी पहला जो है कारण, हम लोग प्रदूषण को रोकने का पहला कारण है वृक्षारोपण। हमें वृक्ष को, मतलब पेड़ पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में रोपना भी है और उसकी सुरक्षा भी देना है। ये नहीं कि रोप के छोड़ दिए, पता चला कि कोई जानवर आके खा गया, तो उसे नहीं, उसको रोपना भी है और उसकी सुरक्षा भी करनी है। दूसरा हो गया, घर के आसपास जल जमाव नहीं होने दीजिए। इस जल जमाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके द्वारा जल प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है। यानी जल जमाव को रोकना, जल जमाव को रोकना। जल जमाव को मतलब क्या हो गया कि कहीं कहीं पर देखिए गड्ढे हो जाते हैं और वहीं पर जल जो है जमा हो जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर से होता है, और वो मच्छर जो होता है जहाँ पानी जमा होता है वहाँ से वह फैलता है। यानी मादा जो एनोफिलीज मच्छर है वो अपने अंडे जो है वो पानी में देती है, जो जहाँ जल जमा होता है, फिर वहाँ से अधिक मात्रा में मच्छर जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, और वो मच्छर फिर मनुष्य को काट के जो है मलेरिया से ग्रसित कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए दूसरा उपचार है कि जल जमाव को रोकना। यानी जल अगर कहीं जमा हो रहा है तो उस गड्ढे को भर देना है, ताकि जल जो है वो जमा ना हो पाए।
और इससे जल प्रदूषण की भी समस्या कम होती है। देखेंगे कि जहाँ जल जमाव होता है, जल जहाँ रुकी रहती है, वहाँ का पानी एकदम बिल्कुल गंदा हो जाता है। अगर कोई गड्ढा में पानी जमा हो गया है तो आप देखेंगे कि वो पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है, थोड़ा बदबू देने लगता है, सड़े गड़े चीज़ें भी लोग उसमें फेंकना स्टार्ट करते हैं और वो स्वास्थ्य संबंधी रोग पैदा हो जाते हैं। तीसरा हो गया नालियों की नियमित सफाई करवाएं तथा उसमें पानी ना रुकने दें। यानी नालियों की सफाई करना, नालियों की सफाई करवाना। अगर आपके बगल में नाली है तो उसको जो है नियमित रूप से साफ सफाई करवाते रहना है और कम से कम उसमें पानी जो है रुकने ना सके, यानी पानी उस नाली में बहते रहे। चौथा हो गया सार्वजनिक यातायात का उपयोग करना। इसके लिए ईंधन की खपत कम होगी। यानी सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना। सार्वजनिक मतलब क्या हो गया? सार्वजनिक यातायात यानी अगर आपके गांव के, थोड़ा ध्यान देंगे, आपके गांव के अगर 10 लोग किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो देखे होंगे कि 10 लोग अपना अपना मोटरसाइकिल लेके उस फैक्ट्री में जाते हैं, जो कि एक ही फैक्ट्री में जाना है। ठीक है, तो अब 10 गाड़ियों का धुआं, जाहिर सी बात है अगर 10 गाड़ी जा रही है तो 10 गाड़ियों का धुआं निकलेगा ही और वो वायु प्रदूषण करेगा ही। अगर उसके जगह पर हम एक गाड़ी खरीद लें या 10 आदमी मिलकर एक गाड़ी का यूज करें, जो कि एक ही गांव से एक ही फैक्ट्री में जाना है, तो कम से कम एक गाड़ी का धुआं निकलेगा, बाकी 9 गाड़ियों का धुआं जो है वायु प्रदूषण को कम करेगा। तो यानी सार्वजनिक यातायात का उपयोग करना, जो सभी लोग मिलकर एक गाड़ी में जा सकते हैं, इससे ईंधन की भी खपत में कमी आएगी। अब 10 आदमी अगर 10 गाड़ी लेके जा रहा है तो उसमें 10 ईंधन भी ज़्यादा खर्च हो रही है और पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसके जगह पर सार्वजनिक यातायात का उपयोग करेंगे। और सबसे अहम जो है पांचवा जो है प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करना। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक थैली का उपयोग, ठीक है, प्लास्टिक थैली का उपयोग नहीं करना। यानी हम लोग क्या करते हैं कि बाजार चले गए, प्लास्टिक में हमको मिल गया तो हम लोग फिर प्लास्टिक को ले आते हैं, यूज कर लेते हैं और फिर प्लास्टिक को फेंक देते हैं। और यह प्लास्टिक जो है कहीं ना कहीं जल के द्वारा भूमि में जो है दब जाती है, जिससे भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, और अगर प्लास्टिक को हम लोग जला देते हैं तो उससे जो मीथेन गैस निकलता है उससे वायु प्रदूषण भी होता है। यानी प्रदूषण का एक बड़ा भी कारण जो है वो प्लास्टिक है। इसीलिए आप जब भी कोई सामान खरीदने के लिए बाजार जाए तो आप अपना जूट का या कपड़ा का थैला लेते जाएं, ताकि आप जो है प्लास्टिक की चीज़ों को कम यूज कर सकें या ना के बराबर प्रयोग करना है। यह गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। क्योंकि यह जल्दी, प्लास्टिक जो है वो जल्दी नवीनीकरण नहीं होता है, इसको नवीनीकरण करने में सालों 10 साल जो है लग सकता है। तो इसीलिए प्लास्टिक की थैली का उपयोग कम करना। तो इस तरह से जो है हम लोग कुछ उपाय जो है, छोटे छोटे उपाय जो है करके हम लोग पर्यावरण को शुद्ध बना सकते हैं। पर्यावरण, प्राकृतिक जो हमारा पर्यावरण है उसको प्रदूषण होने से रोक सकते हैं। तो ये हम लोग जरूर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है जिसमें देखेंगे जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु परिवर्तन क्या होता है और इससे हमारे जीवन को किस प्रकार से हानिकारक होती है, और इसके हम लोग कुछ प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें और आसपास में सफाई रखें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।